हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं बोर्ड टू नीट सीरीज में डीएनएफ ब्लॉक का पार्ट थर्ड। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं। आज के वीडियो में अपन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, जो कि बेसिकली दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। एक है K2Cr2O7 और एक है KMnO4। लेकिन जो ये दोनों टॉपिक है वो अपने बुक में सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट की हेडिंग के अंदर दे रखे हैं और इंट्रोडक्शन में कुछ और थ्योरी के पॉइंट भी है। तो जो पहला कंपाउंड अपने दे रखा है बुक में वो है ऑक्साइड और ऑक्सो एनायन ऑफ मेटल्स, और ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। मेटल ऑक्साइड, मेटल के ऑक्सो एनायन, ऑक्सो कैटायन, लेकिन कुछ और पॉइंट है उनको अपन समझते हैं। तो सबसे पहले तो ऑक्साइड कैसे बनेंगे, तो ट्रांजिशन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, हाई टेम्परेचर पे तो क्या बनेंगे, मेटल ऑक्साइड बनेंगे। अब डी ब्लॉक के 3D सीरीज में जितने भी एलिमेंट है सब एमओ टाइप के मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि एमओ के अलावा नहीं बनते, पर एमओ टाइप के सब बनाएंगे। अब एमओ टाइप का क्या मतलब है कि जैसे कॉपर है तो CuO, Zn है तो ZnO, ठीक है, Fe है तो FeO, इस तरह के सारे कंपाउंड बनाते हैं। अब इन सब में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2 होगी। क्या होगी, +2। मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले सारे ऑक्साइड 3D सीरीज के एलिमेंट बनाते हैं, लेकिन एक नहीं बनाता। कौन सा नहीं बनाता, आप सब जानते हैं। स्कैंडियम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो वो +2 वाला कंपाउंड नहीं बना पाएगा। तो ऑल 3D सीरीज एलिमेंट फॉर्म एमओ टाइप ऑफ ऑक्साइड। इसका एक्सेप्शन सिर्फ एक है, स्कैंडियम, जो कि एमओ टाइप का नहीं बना पाता। वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से बनाएगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से बनाएगा तो क्या कंपाउंड बनेगा, SeC। स्कैंडियम के नीचे 2 आएगा और O के नीचे क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है। एक और चीज आपको याद रखनी है कि जितने भी एमओ टाइप के ऑक्साइड होते हैं वो सारे के सारे कौन से नेचर के, आयोनिक नेचर के। ठीक है। आगे देखो, एज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इंक्रीज आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज। मतलब अगर मैं एक ही एलिमेंट के अलग अलग ऑक्साइड दूं और आपको उसकी सब में ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप फाइंड कर ही पाएंगे, तो जितनी कम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ही ज्यादा आयोनिक होगा, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ही ज्यादा कोवेलेंट होता जाएगा। आयोनिक कैरेक्टर क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। जैसे कि Mn2O7, इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7, तो ये +7 तो ज्यादा होती है, इसका मतलब ये आयोनिक कंपाउंड नहीं होकर कैसा कंपाउंड होगा, कोवेलेंट। और कैसे कलर का होता है, ग्रीन ऑयल है, तो आप याद रख सकते हैं इसकी ये प्रॉपर्टी भी। जैसे CrO3, V2O5, इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम। अब क्यों होते हैं मेल्टिंग पॉइंट कम, क्योंकि जनरली मेल्टिंग पॉइंट किसके ज्यादा होता है, आयोनिक कंपाउंड के ज्यादा होता है। अब इनमें इनके ऑक्सीडेशन देखो, CrO3 में अपन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे क्रोमियम की तो +6 आएगी, V2O5 में वेनेडियम की निकालेंगे तो +5 आएगी। तो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब आयोनिक कैरेक्टर कम, आयोनिक कैरेक्टर कम तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम। ठीक है। एक और चीज, अगर अपन को कोई एक ही मतलब एलिमेंट के अलग अलग कंपाउंड दे और उसमें अपन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल चुके हैं, तो कम ऑक्सीडेशन नंबर वाला जो कंपाउंड या ऑक्साइड होगा वो बेसिक होगा, इंटरमीडिएट वाले जो होंगे वो एम्फोटेरिक होंगे, और ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो होंगे वो एसिडिक होंगे। जैसे 1 या 2 ऑक्सीडेशन स्टेट या 3 ऑक्सीडेशन स्टेट तक भी कंपाउंड कैसे होते हैं, बेसिक। उसके बाद 4 और 5 वाले जो होते हैं वो एम्फोटेरिक, और उससे ज्यादा वाले क्या होंगे, एसिडिक। हालांकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसमें बेसिक होंगे, उससे ज्यादा वाले में एम्फोटेरिक और सबसे ज्यादा वाले में एसिडिक। याद रहेगा आपको। जैसे कि एक एग्जांपल है CrO, Cr2O3 और CrO3, ये तीनों ही क्रोमियम के ऑक्साइड है, लेकिन तीनों का नेचर अलग है। अगर CrO में मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूं तो +2 आती है, Cr2O3 में निकालू तो +3 आती है, और CrO3 में निकालू तो +6 आ रही है। ठीक है। अब ये कैसा होगा, कम ऑक्सीडेशन स्टेट का है तो बेसिक, ये थोड़ी इंटरमीडिएट है तो एम्फोटेरिक, और ये कैसा होगा, एसिडिक होगा। ठीक है। जैसे कि V2O3, V2O4 और V2O5, V2O3 में ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, इसमें +4, इसमें क्या है, +5, तो ये बेसिक है। ये इससे कम बेसिक है, और इससे ये और कम बेसिक है, और एम्फोटेरिक भी कह सकते हैं। एम्फोटेरिक मतलब जो एसिडिक बेसिक दोनों, लेकिन ये मेनली कैसा होता है, एसिडिक होता है। ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे बुक में, तो आप ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से इसे समझा सकते हैं। कम ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसा होता है, बेसिक, इंटरमीडिएट में एम्फोटेरिक, और ज्यादा क्या होता है, एसिडिक हो जाएगा। ठीक है। बेसिक ऑक्साइड जो होते हैं वो डिसॉल्व होंगे किसके अंदर, एसिड के अंदर। अब बेस जो होगा वो किससे रिएक्ट करेगा, एसिड से।
तो जो बेसिक ऑक्साइड होगा उसे जब एसिड में डिसॉल्व करेंगे तो वो ऑक्सोकैटायन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऑक्सोकैटायन। ऑक्सोकैटायन अपन ने डिस्कस किए थे, मेटल ऑक्साइड जैसे ही कंपाउंड होते हैं जिनके ऊपर क्या चार्ज आता है? प्लस का चार्ज आता है। और ऑक्सो एनायन कौन से होते हैं? मेटल ऑक्साइड जैसे कंपाउंड होंगे जिनके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। तो बेसिक ऑक्साइड एसिड में डिसॉल्व होकर क्या बनाते हैं? ऑक्सोकैटायन। एसिडिक ऑक्साइड बेस या वाटर में भी समटाइम, ये भी वाटर में बेस में डिसॉल्व होकर क्या बनाते हैं? ऑक्सो एनायन बनाते हैं। कहने का मतलब है बेसिक ऑक्साइड जो है वो क्या बनाएंगे? ऑक्सोकैटायन। और एसिडिक ऑक्साइड जो होंगे वो क्या बनाएंगे? ऑक्सो एनायन बनाएंगे। जैसे V2O4 जो होता है VO+2 बनाता है, Mn2O7 जो है MnO4- बनाता है, CrO3 जो है CrO4-2 और Cr2O7-2 बनाता है। अब इन्हीं दो रिएक्शन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जितना माइनस है उतना आगे हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। V2O5 है, ये कैसा होता है? देखो V2O5 कैसा है? एम्फोटेरिक। इसका मतलब ये एसिड में भी डिसॉल्व कर सकते हैं और किस में डिसॉल्व कर सकते हैं? बेस में भी। अभी अपन ने देखा अगर एसिड में डिसॉल्व करते हैं तो ऑक्सोकैटायन बनता है, तो V2O5 को जब एसिड में डिसॉल्व करते हैं तो ऑक्सोकैटायन बना लेता है, बेस में डिसॉल्व करते हैं तो ऑक्सो एनायन बना लेता है। क्योंकि ये एसिड में भी डिसॉल्व हो रहा है, बेस में भी हो रहा है, इसका मतलब ये कैसा हुआ? एम्फोटेरिक हुआ, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है, आप इन्हें इन्हीं लाइंस के साथ, इन्हीं एग्जांपल्स के साथ अच्छे से लर्न कर लीजिए। अब अपन, आप एक बार ये नोट कर लीजिए, फिर अपन दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड को स्टडी करेंगे, एक है KMnO4 और एक है K2Cr2O7। नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब इसमें जो है वो Cr2O7-2 ये डाइक्रोमेट आयन है, ठीक है। अब सबसे पहले अपनी बुक में ये लिखा हुआ है, 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। एक तो ये इंपॉर्टेंट केमिकल है किसके लिए? लेदर इंडस्ट्री के लिए। और एक एजो कंपाउंड के प्रिपरेशन में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल में लिया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन। तो इसकी प्रिपरेशन में टोटल 3 रिएक्शंस आती है। पहली रिएक्शन में अपन एक क्रोमाइट ओर लेंगे। जो अपनी बुक में क्रोमाइट ओर ले रखा है वो क्या है? FeCr2O4। ये एक तरह का मिक्स ऑक्साइड है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं FeO.Cr2O3, ठीक है। Cr2O3 अभी अपन ने देखा था कैसा ऑक्साइड होता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। और FeO आप गैस कर सकते हैं कैसा ऑक्साइड होगा? एक बेसिक ऑक्साइड होगा। क्यों? क्योंकि इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। कम ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसा होता है? बेसिक। तो ये एक कंपाउंड है जिसमें एक पार्ट कैसा है? बेसिक है, और एक पार्ट कैसा है? एम्फोटेरिक है। तो अब इसकी रिएक्शन अपन Na2CO3 के साथ करा रहे हैं। Na2CO3 क्या है? एसिड है या बेस है? ये एक बेसिक सॉल्ट है। तो आप समझ सकते हैं ये बेसिक सॉल्ट है, तो ये किससे जाके रिएक्ट करेगा? ये Cr2O3 से रिएक्ट करेगा, क्योंकि वो एम्फोटेरिक है। FeO वाले पार्ट से तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर रिएक्शन होगी। और 7O2, तो O2 क्यों ले रखी है? ऑक्सीडेशन करने के लिए, ठीक है। तो जो FeO था इसके अंदर वो तो ऑक्सीडाइज होकर क्या बन गया? Fe2O3 बन गया। और ये जो है, जो Cr2O3 था उसका भी ऑक्सीडेशन हुआ, साथ में उसने Na के साथ रिएक्शन की, Na2CO3 के साथ, और क्या बनाया? सोडियम क्रोमेट बनाया। सोडियम क्रोमेट में Cr2O4-2 ये आयन है, ठीक है। ये डाइक्रोमेट नहीं है, सोडियम क्रोमेट। कोई भी क्रोमेट आयन का कंपाउंड जो होता है येलो कलर का होता है, जैसे सोडियम क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट, ये सब कैसे हैं? येलो कलर के। क्रोमेट आयन जो होता है वो येलो कलर का होता है। अब इन दोनों में से ये जो है वो वाटर सॉल्युबल है, और ये जो है वो वाटर इनसॉल्युबल या कम सॉल्युबल है। यही वजह, फिल्ट्रेशन करके मैं इन दोनों को क्या कर सकता हूँ? सेपरेट कर सकता हूँ। CO2 तो वैसे ही निकल जाएगी। फिर जब ये ऑब्टेन हो जाएगा तो अब इसकी रिएक्शन अपन H2SO4 के साथ कराएंगे, ठीक है। किसके साथ कराएंगे? H2SO4। कौन सा H2SO4? तो देखो, अगर आपको रिएक्शन करवानी है तो एसिड कौन सा लेना पड़ेगा? कंसंट्रेट। तो ये कौन सा H2SO4 है? कंसंट्रेट H2SO4 है। इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? Na2Cr2O7, सोडियम डाइक्रोमेट बन गया, ठीक है। अब इस सोडियम, हाँ, सोडियम डाइक्रोमेट कैसे कलर का होगा? ऑरेंज कलर का। कोई भी डाइक्रोमेट आयन हो वो ऑरेंज कलर का ही होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन अपन कराएंगे KCl से। क्यों करा रहे हैं? क्योंकि KCl में K है, K जो होता है Na से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा, इसकी जगह आ जाएगा, और क्या बन जाएगा? ऑरेंज कलर का पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाएगा। अब एक क्वेश्चन उठता है कि जब अपन को पोटेशियम डाइक्रोमेट ही बनाना था तो सोडियम डाइक्रोमेट क्यों बनाया? या सोडियम कार्बोनेट की जगह अपन पोटेशियम कार्बोनेट ले लेते।
अगर मैं ऐसा करता तो यहाँ पर क्या बन जाता, पोटेशियम क्रोमेट आयन बन जाता। फिर मैं पोटेशियम क्रोमेट आयन की रिएक्शन H2SO4 से करा देता तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाता। इतना घुमा के करवाने की क्या नीड है? तो इसका कारण है कि पोटेशियम जो पहले स्टेप में, अगर मैं यहाँ K2CrO3 लेता, K2CO3 लेता, तो बेसिकली पोटेशियम क्रोमेट से रिएक्शन करने के बाद यहाँ क्या बनता, पोटेशियम क्रोमेट बनता। और पोटेशियम क्रोमेट खुद भी पानी में कम घुलता है और ये भी पानी में कम घुलता था, तो दोनों की सॉल्युबिलिटी एक जैसी हो जाएगी, तो मैं इन दोनों को क्या नहीं कर पाऊंगा, सेपरेट नहीं। और जब तक सेपरेट नहीं कर पाता तो अगला स्टेप कैसे करवाता? इसलिए पहले मैं सोडियम कार्बोनेट लेके सोडियम क्रोमेट बना देता हूँ। सोडियम क्रोमेट जो होता है ज्यादा सॉल्युबल होता है, इसलिए फिल्ट्रेशन कर पाऊंगा इससे, और फिर इससे सोडियम डाइक्रोमेट बनाकर फिर मैं इसकी डिस्प्लेसमेंट कराकर पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो यही मैंने यहाँ लिखा है कि Na2CrO4 जो कि पहले स्टेप में बन रहा है इज मोर सॉल्युबल देन K2CrO4। अगर यहाँ पर बनाते तो वो बनता, सो कैन इजीली सेपरेटेड फ्रॉम Fe2O3 इन रिएक्शन नंबर 1। इसमें प्रोडक्ट मिक्सर में से ड्यू टू इट K2Cr2O7 जो है या पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो अपन इनडायरेक्टली प्रिपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट कुछ और पॉइंट लेते हैं। Na2Cr2O7 इज मोर सॉल्युबल देन K2Cr2O7। मतलब सोडियम क्रोमेट पोटेशियम क्रोमेट से ज्यादा सॉल्युबल है, सेम के सेम सोडियम डाइक्रोमेट भी पोटेशियम डाइक्रोमेट से ज्यादा सॉल्युबल है। सोडियम डाइक्रोमेट जो होता है वो हाइग्रोस्कोपिक भी होता है। हाइग्रोस्कोपिक का क्या मतलब है, आप जिस कंटेनर में भी इसे रखेंगे ये आसपास से मॉइस्चर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये पानी में कुछ जरूरत से ज्यादा सॉल्युबल है तो मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसके इसी नेचर की वजह से इसका इस्तेमाल टाइट्रेशन में नहीं करते। टाइट्रेशन में जहां मुझे क्रोमेट डाइक्रोमेट आयन चाहिए होगा तो मैं सोडियम डाइक्रोमेट का कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट का। ऐसा क्यों? क्योंकि सोडियम डाइक्रोमेट हाइग्रोस्कोपिक है तो वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा। मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा तो आपने जिस कंटेनर में Na2Cr2O7 का सॉल्यूशन बना के रखा है उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की वजह से, तो रीडिंग अलग आएगी। यही वजह है अपन K2Cr2O7 का इस्तेमाल करेंगे टाइट्रेशन में। Na2Cr2O7 और K2Cr2O7 दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अब ये देखते हैं, अभी तक अपन ने जब प्रिपरेशन रिएक्शन की तो दो तरह के आयन अपन को बार बार सुनने को मिल रहे थे। एक मिल रहा था CrO4-2 और एक सुनने को मिल रहा था Cr2O7-2। ये है क्रोमेट आयन और ये कौन सा है, डाइक्रोमेट आयन। इसके आगे सोडियम लगाऊंगा तो सोडियम क्रोमेट, पोटेशियम लगाऊंगा तो पोटेशियम क्रोमेट। इसके आगे सोडियम लगाऊंगा तो सोडियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम लगाऊंगा तो पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन एक दूसरे के अंदर क्या इंटरचेंज होते हैं? ठीक है, क्या ये एक दूसरे के अंदर क्या इंटरचेंज होते हैं? तो होते हैं। इनका इंटर कन्वर्जन एक्वस सॉल्यूशन में पॉसिबल है। डिपेंड करेगा कि क्या पीएच है। तो अगर मैं क्रोमेट आयन लूं और उसे एसिड में डालूं, H+ लिखने का क्या मतलब है, एसिड में डालूं, डिसॉल्व करूं, तो वो डाइक्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मैं डाइक्रोमेट आयन लूं और उसे बेसिक मीडियम में डालूं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमेट आयन में बदल जाएगा। ठीक है, क्रोमेट आयन कैसा होता है, येलो। अगर उसमें एसिड मिलाऊंगा तो वो कैसा हो जाएगा, ऑरेंज कलर का हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ कलर चेंज, क्योंकि वो क्रोमेट से किस में बदल गया, डाइक्रोमेट में। ठीक वैसे ऑरेंज कलर की एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें डाइक्रोमेट की वजह से वो ऑरेंज कलर है, उसमें मैं बेस मिलाऊं तो कलर कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा येलो, क्योंकि डाइक्रोमेट आयन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमेट में। ठीक है, इसे याद रखने के लिए आप एक कोटेशन याद रख सकते हैं, बॉय। ठीक है, जो बॉय, बॉय का मतलब बी से बोले तो बेसिक, ओ से बोले तो ऑरेंज, वाई से बोले तो येलो। बेस जो होता है वो ऑरेंज को येलो कर देता है, बेस जो है वो ऑरेंज को कैसा कर रहा है, येलो कर रहा है। तो दूसरा वाला आपको याद रह जाएगा एग्जाम में। अगर एग्जाम में आप ये याद रख पाते हैं कि डाइक्रोमेट आयन ऑरेंज कलर का है तो आप याद रख पाएंगे कि ऑरेंज कलर के कंपाउंड को कौन येलो में कन्वर्ट करता है, बॉय करता है, बी करता है बोले तो बेस करता है। ठीक है, तो ये येलो कलर का क्रोमेट आयन, ये ऑरेंज कलर का डाइक्रोमेट आयन। देखो बेस लेने पर येलो में बदल जाएगा, एसिड लेने पर ऑरेंज में बदल जाएगा। क्लियर ये? अब इसके स्ट्रक्चर देखो, बुक में ऐसे स्ट्रक्चर दे रखे हैं, लेकिन इस स्ट्रक्चर में आपको एक दो पॉइंट आपको और ऐड कर देने चाहिए। एक तो देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देना चाहिए, आप नहीं देख पा रहे होंगे, डार्क कलर ले लेता हूँ। एक तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाना चाहिए,
एक यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर माइनस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज, तो दो माइनस चार्ज हो गए, इस वजह से इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, -2। ठीक ऐसे कैसे इसमें भी करना है अपन को, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, इसके ऊपर माइनस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज, और बीच वाले की तो दो वैलेंसी पूरी है तो उसके ऊपर भी -2 हो गया, ठीक है। आप इस तरीके से भी बना सकते हो, आप चाहो तो जैसे बुक में बने हुए थे वैसे भी बना सकते हो। दोनों के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो दोनों ही कैसे है, टेट्राहेड्रल। ये पूरा टेट्राहेड्रल दिख रहा है, इसमें दो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है जो कि आपस में CRO CR बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, जिनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना है, 126 डिग्री, आपको याद रखना है, ठीक है। दोनों ही आयन में अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालू क्रोमियम की, चाहे क्रोमेट आयन में निकालू चाहे डाइक्रोमेट आयन में निकालू, दोनों ही आयन के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +6 ही आएगी, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन देखो, टेट्राहेड्रल है या दो टेट्राहेड्रल है जो कॉर्नर शेयर कर रहे हैं, 126 डिग्री है, दोनों के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है सब मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो कन्वर्जन आप याद रखें। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी है कि K2Cr2O7 जो होता है वो प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह इस्तेमाल किया जाता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। अगर आपने टाइट्रेशन परफॉर्म की है तो जैसे कि N1V1 इक्वल टू N2V2 या फिर M1V1 इक्वल टू M2V2, ऐसा आपने किया होगा, जिसमें आपको एक नॉन सॉल्यूशन देते हैं और फिर अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालनी होती है। तो जो नॉन सॉल्यूशन लेते हैं वो स्टैंडर्ड कहलाता है। तो अक्सर स्टैंडर्ड के तौर पे K2Cr2O7 का इस्तेमाल किया जाता है, Na2Cr2O7 नहीं लेते। क्यों नहीं लेते उसका कारण मैं पहले भी बता चुका हूँ, वापस लिख देता हूँ। K2Cr2O7 प्रिफर्ड किया जाता है क्योंकि जो Na2Cr2O7 होता है हाइग्रोस्कोपिक होता है, और हाइग्रोस्कोपिक होने की वजह से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, जिससे रीडिंग जो होगी इनएक्यूरेट आएगी, ठीक है। दूसरा है कि K2Cr2O7 एसिडिफाइड K2Cr2O7 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एसिडिफाइड K2Cr2O7 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का क्या मतलब है, ये ऑक्सीडेशन करता है। अगर ये ऑक्सीडेशन करेगा तो खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होने का क्या मतलब है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या से कहां चेंज होगा, तो अगर एसिडिफाइड K2Cr2O7 को अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह लेते हैं तो वो चीजों का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा, और किस में कन्वर्ट होगा, Cr+3 में। देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही थी, +6, यहाँ पर क्या आ रही है, +3। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर रहा है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब देखो एकदम सिंपल सी रिएक्शन है, अगर मैं I- लेता हूं तो I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो I- में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1, और I2 में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक ऐसे कैसे, H2S में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2, और इसको सल्फर में कन्वर्ट कर देगा, सल्फर में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0। तो अगेन क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। Sn+2 को Sn+4 में कन्वर्ट कर देगा, Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। NO2- को किस में कन्वर्ट कर देगा, NO3- में। SO3- को SO4- में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। वैसे तो कोई हाफ रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इनकी कंबाइन रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, देखो पहले ये एक हाफ रिएक्शन है जिसमें क्रोमेट डाइक्रोमेट आयन किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cr+3 में। तो ये देखो डाइक्रोमेट आयन, ये 14H+, ये 6 इलेक्ट्रॉन, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्रोमेट आयन Cr+3 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। डाइक्रोमेट आयन किस में कन्वर्ट हो गया, Cr+3 में कन्वर्ट हो गया। अब इधर से कोई भी एक रिएक्शन उठा लेते हैं, जैसे Fe वाली उठा लेते हैं, तो अपन जानते हैं Fe+2 से क्या बन रहा है, Fe+3। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, तो इस रिएक्शन में भी कितने आने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो अपन ने 6 से मल्टीप्लाई करा दी, अब दोनों को जोड़ देंगे तो ये ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी। तो अगर आप ओवरऑल रिएक्शन बनाना चाहते हैं तो ये हाफ रिएक्शन याद कर ले, इधर से कोई भी रिएक्शन ले और उसे बैलेंस करके कंबाइन कर दे, ठीक है। वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये याद रखें कि कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं I- को I2 में कन्वर्ट हो रहा है, एक अपने बुक में नहीं लिख रखा, लेकिन याद रखें कि ये Br- अगर लूं तो ये उसको भी किस में कन्वर्ट कर देगा, Br2 में। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, अगर मैं Cl- लूं तो ये उसको Cl2 में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है।
और जब मैं आपको KMnO4 कराऊंगा तो KMnO4 Cl माइनस को Cl2 में कन्वर्ट कर सकता है। तो अब आप गैस करेंगे इन दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो K2Cr2O7 भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है? KMnO4 होता है। ठीक है, तो अब अपन अगला टॉपिक लेते हैं जो कि क्या है? KMnO4। KMnO4 क्या होता है? पोटेशियम पर मैग्नेट। तो इसमें भी यहाँ पर दो तरह के आयन अपन को पढ़ने को मिलेंगे, एक होगा MnO4-2 और एक होगा MnO4-। ठीक है, ये जो है ये मैग्नेट आयन है और ये कौन सा आयन है? पर मैग्नेट आयन। ठीक है, तो कैसे प्रिपेयर करेंगे इसे? तो MnO2 लेंगे, ये एक तरह का ओर है, इसकी रिएक्शन एक बेस से करवाएंगे एल्केलाइन मीडियम करने के लिए, और फिर ऑक्सीडेशन करेंगे तो इससे एक डार्क ग्रीन कलर का पोटेशियम मैग्नेट बनेगा। ठीक है, फिर इस पोटेशियम मैग्नेट की डिसप्रपोर्शन रिएक्शन होगी या तो न्यूट्रल मीडियम में या एसिडिक मीडियम में। तो देखो पोटेशियम मैग्नेट में आयन क्या था? MnO4-2। एसिडिक मीडियम लिया, इससे एक MnO4- बना, एक MnO2 बना और H2O बना। ये अपना बन गया पर मैग्नेट आयन, इसका मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट बन गया। अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है डिसप्रपोर्शनेट, इसका क्या मतलब होता है? तो डिसप्रपोर्शनेट का क्या मतलब होता है? अपने एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी है कि डिसप्रपोर्शनेट को समझाइए। तो डिसप्रपोर्शनेट में क्या होता है कि एक सिंगल एलिमेंट जो Mn है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ क्या थी? +6, वो ही +7 में भी कन्वर्ट हो रहा है और +4 में भी कन्वर्ट हो रहा है। अगर मैं +7 के हिसाब से रिएक्शन को ऑब्जर्व करूं तो +6 से +7 हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर मैं +4 के हिसाब से ऑब्जर्व करूं तो +6 से +4 बनना क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और एक ही एलिमेंट का रिडक्शन, इसे क्या कहते हैं? डिसप्रपोर्शनेट। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि एक एलिमेंट अपने से एक ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर का कंपाउंड बनाता है और एक कम ऑक्सीडेशन नंबर का कंपाउंड बनाता है, इसे अपन क्या कहते हैं? डिसप्रपोर्शनेट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, ये जनरल प्रिपरेशन रिएक्शन। लेकिन कमर्शियल मेथड क्या होगा? मतलब इंडस्ट्री वगैरह में इसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है? तो इंडस्ट्री में क्या करते हैं? देखो पहला स्टेप तो लगभग सेम ही है, MnO2। अभी भी अपन ने MnO2 ही लिया था, KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, O2 गैस पास करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, MnO4-2 बन जाएगा जो अभी भी बना था अपने। ठीक है, उसकी जगह KNO3 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब पहला स्टेप तो सेम। दूसरे स्टेप में ये करवाने की बजाय अपन इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करवा देंगे, वो भी एल्केलाइन मीडियम में, जल्दी हो जाएगा। तो MnO4-2 से MnO4- मैग्नेट आयन से पर मैग्नेट आयन बन जाएगा। ठीक है, लैब मेथड क्या होता है? तो देखो लैब मेथड करवाते समय ध्यान से सुनना, लैब मेथड करवाते समय अपन Mn+2 का कोई भी सॉल्ट ले लेंगे। मतलब एक ऐसा सॉल्ट लेना है जिसमें मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो? +2। उसकी रिएक्शन करानी है पर ऑक्सो डाइसल्फेट से, और पर ऑक्सो डाइसल्फेट उसे पर मैग्नेट आयन में कन्वर्ट कर देता है। अब इस रिएक्शन की एक अपनी इंपॉर्टेंस है, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक तो आपको एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है क्या? तो उसको समझने के लिए देखो या Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, कितनी है? +2। और MnO4- में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो +7 आएगी। इसका मतलब Mn का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये भाई साहब कौन से एजेंट हुए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुए। क्या हुए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब क्वेश्चन उठता है कि कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग है, वीक है? तो देखो Mn की सबसे लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +2। और Mn की सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +7। इसने एक ही झटके में +2 से सीधा किसमें कन्वर्ट कर दिया? +7 में। अब बताओ परऑक्सो डाइसल्फेट कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? आप सही सोच रहे हैं, कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या ये KMnO4 से भी स्ट्रॉन्ग है? वो अभी अपन आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4। तो सबसे पहला अपन को याद रखना है इसका कलर, ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड है और पर्पल कलर का कंपाउंड है। दूसरा अपने को ये याद रखना है, अपनी बुक में दे रखा है कि ये आइसो स्ट्रक्चरल है, किसके साथ? KClO4 के साथ। देखो दोनों सेम ही पैटर्न के, KMnO4 KClO4, तो दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा है। ठीक है, नॉट वेरी सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में ज्यादा नहीं घुलता। ठीक है, इट डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग।
अब देखो ये वाली रिएक्शन याद करने की एक ट्रिक बताता हूं। याद करो जब अपन ने ये बनाना स्टार्ट किया था, मतलब KMnO4 बनाया था, तो कैसे बनाया था याद करो। पहली रिएक्शन में अपन ने MnO2 लिया था। क्या लिया था? MnO2। MnO2 का अपन ने ऑक्सीडेशन कराया था, तो उससे बना था K2MnO4, और फिर K2MnO4 से क्या बना था? KMnO4। उल्टा कर दो, देखो KMnO4 उससे K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। समझ पा रहे हो आप? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। जब अपन ने KMnO4 बनाया था तो MnO2 लिया था, उसका ऑक्सीडेशन करवाया था, हाँ साथ में कुछ और भी लिया था, लेकिन इन दोनों को लिया था, उससे ये बनाया था, फिर उससे ये बनाया। तो इसको हीट करने पर क्या प्रोडक्ट बनेंगे? वो सारी चीजें बन जाएगी जिनसे ये बना था। तो एक तो K2MnO4, और ये भी किससे बना था? MnO2 और O2 से। ठीक है। इसी तरीके से अगर K2Cr2O7 को अगर हीट करें, अपनी बुक में हीट की उसकी रिएक्शन नहीं है इस चैप्टर में, लेकिन हीट करेंगे तो वो भी ऐसे कैसे आप कर पाओगे। तो देखो K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट था, तो उससे क्या बन जाएगा? एक तो पोटेशियम क्रोमेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पोटेशियम क्रोमेट। और क्या बन जाएगा? Cr2O3। क्या बनेगा? Cr2O3। क्यों? क्योंकि उसी से ही प्रिपेयर किया था, और O2 रिलीज हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेट और पर मैग्नेट आयन। तो देखो ये मैग्नेट आयन का स्ट्रक्चर है, और ये पर मैग्नेट आयन का स्ट्रक्चर है। इसमें O माइनस है, यहाँ O माइनस के इसमें 2 O माइनस है, इसमें 1 है, मतलब इसके ऊपर -2 चार्ज है, इसके ऊपर 1 माइनस चार्ज है। ठीक है। दोनों ही स्ट्रक्चर कैसे हैं? टेट्राहेड्रली है। ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये पैरामैग्नेटिक होता है, ये डाईमैग्नेटिक होता है। अब पैरामैग्नेटिक डाईमैग्नेटिक कैसे होता है अपन चैप्टर में समझ चुके हैं। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो पैरामैग्नेटिक, जिसके पास नहीं होगा वो डाईमैग्नेटिक। तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +6 है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +7। Mn के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो अपने सब निकाल लिए। अब 7 निकाल दिए, जैसे देखो Mn का क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन? 4s2 3d5, तो +7 बनाते समय 7 के साथ ही निकल गया, तो कोई अनपेयर्ड ही नहीं रहा। अनपेयर्ड नहीं रहा तो कैसा हो गया? डाईमैग्नेटिक। और इसमें एक अनपेयर्ड है तो कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। लेकिन यहां पर अपनी बुक में तो लाइन नहीं लिखी हुई, लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर कोई चीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अपन ने कंसेप्ट के हिसाब से वो कलरलेस होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? कलरलेस। लेकिन KMnO4 अभी मैं बोला कि कैसे कलर का है? पर्पल कलर का है, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो इसका कारण क्या है? ध्यान से सुनना। KMnO4 जो होता है वो एक तरह का ये जो कंपाउंड है, इसमें जो लिगेंड है, वो लिगेंड क्या करेंगे? मेटल के बोले तो Mn के एम्प्टी डी ऑर्बिटल के अंदर क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन देंगे। आप समझ पा रहे हो? यहां पर क्या काम होगा? मेटल चार्ज ट्रांसफर होगा, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। मतलब लिगेंड से एक इलेक्ट्रॉन मेटल के एम्प्टी डी ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, और उस एम्प्टी डी ऑर्बिटल में आए वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? कलर्ड हो जाएगा। ठीक है। और इसी की वजह से ये कभी कभी डाईमैग्नेट की बजाय कैसा बिहेव करता है? पैरामैग्नेटिक जैसा भी बिहेव कर सकता है। इसके लिए बुक में एक लाइन लिखी हुई है, देखो कि MOT बेस्ड प्रॉपर्टी। अपनी बुक ने कहा कि ये चीजें आपको समझनी नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत कारण आपको बता दिया कि इसका इंटेंस कलर और डाईमैग्नेटिक के साथ साथ पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस वजह से होती है? MOT बेस्ड प्रॉपर्टी की वजह से होती है, और वो लगभग इसी इसी कंसेप्ट से आती है। ठीक है। नेक्स्ट है इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑल 3 टाइप ऑफ मीडियम। KMnO4 तीनों मीडियम में कैसा बिहेव करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। एसिडिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में, एल्केलाइन मीडियम में। एक चीज ध्यान रखना, अपनी बुक में न्यूट्रल और न्यूट्रल के साथ ऐसा लिखा हुआ है फेंट एल्केलाइन। फेंट का क्या मतलब होता है? वीक एल्केलाइन। तो अगर आपको न्यूट्रल मीडियम दे तो अभी यही वाली आपको समझनी है। आपको क्या है कि वीकली बेस है तो अभी आपको यही समझनी है। आपको खाली एल्केलाइन KMnO4 दे तो अभी ये ही समझना है। इसकी रिएक्शन तो अपने बुक में है ही नहीं। ठीक है। लेकिन होता ही है। ठीक है। तो KMnO4 एसिडिक मीडियम में भी काम करता है, न्यूट्रल और वीक बेसिक मीडियम में भी काम करता है, स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन मीडियम में भी काम करता है। और तीनों मीडियम में ये किस तरह बिहेव करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो खुद का क्या होगा? रिडक्शन। तो Mn+7 से +2 में जाएगा, किसमें? एसिडिक मीडियम में। Mn+7 से +4 में जाएगा, किसमें? न्यूट्रल या एल्केलाइन मीडियम में। Mn+7 से +6 में जाएगा, स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन में। अब इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? वो होगा जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में कम फर्क आ रहा है। तो यहाँ +7 से सिर्फ क्या हो पा रहा है? +6। तो खुद में कम फर्क आएगा तो सामने वाले का ये ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। तो इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? ये वाला कौन सा? स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन KMnO4, उसके बाद न्यूट्रल या एल्केलाइन KMnO4, फिर एसिडिक KMnO4, और ये अपन ने डिस्कस किया ही था कि एसिडिफाइड K2Cr2O7 इससे भी कम होता है, ठीक है। और बेसिक K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम ही नहीं करता, ठीक है, ये याद रहेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तीनों में, और क्या स्टेट चेंज होती है? +7 से +2 होगी एसिडिक मीडियम में, +7 से +4 होगी न्यूट्रल में। आपको कह दे न्यूट्रल KMnO4 है तो अभी +7 से +4। आपको कह दे वीकली एल्केलाइन KMnO4 है तो अभी +7 से +4। आपको सिर्फ एल्केलाइन KMnO4 दे तो अभी +7 से +4। ये वाला कब आंसर लिखना है? जब आपको ऐसे कहे कि स्ट्रांगली एल्केलाइन KMnO4, जो कि अपने एनसीईआरटी में है ही नहीं, अपने इन दोनों की रिएक्शंस है, ठीक है। और ये ऑर्डर भी मैंने लिख दिया, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं इसमें। आप एक बार ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन एसिडिफाइड KMnO4 और न्यूट्रल और एल्केलाइन KMnO4 की ऑक्सीडाइजिंग नेचर वाली रिएक्शंस देखेंगे। तो देखो ये सारी चीजों को वो क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज करके इसमें कन्वर्ट हो रहा है। इसमें से बहुत सारी रिएक्शन वही है जो अपन ने K2Cr2O7 में देखी थी, जैसे I- को I2 में, Fe+2 जो कि ग्रीन कलर का होता है, Fe+3 येलो कलर का होता है, उसमें कन्वर्ट करना हो गया, H2S को S में कन्वर्ट करना हो गया, SO3-2 को SO4-2 में कन्वर्ट करना हो गया, NO2- को NO3- में कन्वर्ट करना हो गया। ये सारी रिएक्शनें अपन ने K2Cr2O7 में भी देखी थी। एक रिएक्शन नहीं देखी थी, कौन सी? Cl-। K2Cr2O7 एसिडिफाइड Cl- को Cl2 में कन्वर्ट नहीं कर पाता, जबकि ये कन्वर्ट कर पा रहा है। इसका मतलब एसिडिफाइड KMnO4 K2Cr2O7 से ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कुछ एक दो और है जो अपने बुक में नहीं है, जैसे Br- को भी Br2 में कन्वर्ट कर पाएगा, S2O3-2 को S4O6-2 में कन्वर्ट कर पाएगा। इसमें अपन इधर वालों के किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे और इधर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी, तब भी तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इस दौरान ये खुद Mn+7 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Mn+2 में, ठीक है। और पर्पल कलर से कैसा हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज, अगर मैं एसिडिफाइड KMnO4 को टाइट्रेशन में इस्तेमाल करूं तो क्या मुझे इंडिकेटर डालना पड़ेगा या नहीं डालना पड़ेगा? तो अगर आपने टाइट्रेशन की है तो टाइट्रेशन करते समय अपन क्या करते हैं? एक इंडिकेटर भी डालते हैं। जब रिएक्शन कंप्लीट होती है तो वो इंडिकेटर कलर चेंज करता है और उस कलर चेंज से पता चलता है कि रिएक्शन हो गई है। लेकिन KMnO4 के केस में आपको इंडिकेटर डालने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि KMnO4 खुद कैसे कलर का होता है? पर्पल कलर का। आपने लेग में किया होगा, डार्क पिंक कलर का होता है। और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो कैसा हो जाएगा? कलरलेस। तो KMnO4 क्या काम करता है? सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है। किसका काम करता है? सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है। याद रखना ये चीज, ठीक है। ये ऑटो कैटालिस्ट भी होता है, हालांकि अपने बुक में नहीं है। ऑटो कैटालिस्ट क्या होता है? इसकी जो रिएक्शंस होती है पहले धीरे होती है और फिर धीरे धीरे अपने आप ही स्पीड पकड़ती है। मतलब ये खुद ही अपनी रिएक्शन में किसका काम कर लेता है? कैटालिस्ट का काम कर लेता है, ठीक है। तो पर मैग्नेट टाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ HCl आर अनसेटिस्फैक्टरी। अब ये एक लाइन है एनसीईआरटी की, क्या लाइन है? कि पर मैग्नेट आयन की टाइट्रेशन करते हैं, वो भी किसके साथ में? HCl के साथ में, तो वो सही नहीं होती। ऐसा क्यों? तो क्यों अपन जानते हैं, HCl में क्या होता है? Cl- और ये Cl- को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज कर देगा Cl2 में, ठीक है। और एक चीज अपन को याद रखनी है इसी बेसिस पर कि KMnO4 को एसिडिफाई करने के लिए क्या मैं HCl का इस्तेमाल कर सकता हूं? आंसर है नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? सेम कारण, अगर मैं HCl डालूंगा तो HCl के अंदर Cl- होगा, ये Cl- को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। कोई तकलीफ नहीं इस पर। तो अब क्वेश्चन उठता है फिर इस्तेमाल किसका करेंगे? तो किसका इस्तेमाल किया जाएगा? यहां लिख देता हूं, एसिडिफाई करने के लिए H2SO4 का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? H2SO4 का। H2SO4 में क्या होगा? SO4-2। वो देखो वो तो पहले से ही ऑक्सीडाइज फॉर्म में ही है। और दूसरा कौन सा लेंगे? डाइल्यूट H2SO4 लेंगे। क्या लेंगे? डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। अब न्यूट्रल, फेंट एल्केलाइन या खाली एल्केलाइन लिखा हो तब वो KMnO4। तो ये वाला जो होता है ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इससे भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब मैं ये किस बेसिस पर बोल रहा हूं तो ध्यान से देखते हैं।
अगर मैं I माइनस लेता हूं तो ये किस में कन्वर्ट कर रहा है, I2 में। लेकिन अगर मैं यहाँ I माइनस लेता हूं तो वो उसको कन्वर्ट कर रहा है IO3 माइनस में। I माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1, और IO3 माइनस में ऑक्सीडेशन क्या है, +5। ये वाला -1 को कहां तक लेके गया, 0 तक लेके गया। ऑक्सीडेशन तो किया लेकिन कितना बढ़ाया, 1 से बढ़ाया। ये वाला -1 से कहां तक लेके चला गया, +5 तक लेके चला गया। तो इसके कंपेयर में क्या हुआ, ज्यादा स्ट्रांग हुआ। एक और चीज, ये जिसको ऑक्सीडाइज करने के बाद बना रहा है, बोले तो I2, ये उसको भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। अगर I2 लेंगे तो उसको भी IO3 माइनस में कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसके कंपेयर में। अगर S2O3 -2 लूं तो ये उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, SO4 -2 में। ये इसी के लिए मैंने ये रिएक्शन लिखी थी। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 सल्फर की, और इसमें अगर आप निकालोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 2.5। तो ये 2 से 2.5 में कन्वर्ट कर रहा है, ये 2 से किस में कन्वर्ट कर रहा है, 6 में कन्वर्ट कर रहा है। ये तो सेम ही हो गई, ये दो ही रिएक्शन है। ये एक और रिएक्शन है अपने बुक में, ये वाली तो इसी पैटर्न की है। Br माइनस Br2 को लोगे तो BrO3 माइनस में कन्वर्ट कर देगा। क्या ये Cl माइनस को Cl2 में कन्वर्ट करेगा, करेगा। ये तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Mn+2 को ये किस में कन्वर्ट कर रहा है, MnO2 में। अब आप ध्यान से सुनना, Mn+2 को ये किस में कन्वर्ट कर रहा है, MnO2 में। MnO2 के अंदर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट, +4। मतलब ये +2 से कहां पहुंचा रहा है, +4। सही है। अभी अपन ने KMnO4 की लैब प्रिपरेशन मेथड देखी थी, और लैब प्रिपरेशन मेथड में जो रिएजेंट लिया था, वो रिएजेंट Mn+2 को किसमें कन्वर्ट कर रहा था, +7 में। KMnO4 बनवा रहा था तो उसमें तो +7 बना रहा है। तो +7 बना रहे, उसका मतलब वो ये +2 से +4 बनवा रहा है, वो +2 से कहां बना रहा है, +7 बना रहा है। इसका मतलब वो इन सब में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो पहले नंबर पे कौन सा आ जाएगा, एसिडिफाइड K2Cr2O7। दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा, एसिडिफाइड KMnO4। तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा। और चौथे नंबर पे अगर अपनी बुक के हिसाब से देखें तो वो वाला जाएगा जो प्रिपरेशन में इस्तेमाल किया था अपन ने, पेरोक्सो वाला। और स्ट्रॉन्ग वाला तो है ही है, ठीक है। तो इसके साथ अपने K2Cr2O7 और KMnO4 वाला टॉपिक पूरा होता है, और इसके साथ डी ब्लॉक भी पूरा होता है। अब अपने चैप्टर में एक टॉपिक बचा है जो अपन लास्ट वीडियो में करेंगे, जो कि कौन सा है, एफ ब्लॉक। तो आप इसे अच्छे से नोट कीजिए, इसके ऊपर अच्छे से हार्डवर्क कीजिए। जो आपको डीपीपी दी जा रही है वो आप अच्छे से मिलाइए, खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर